नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिकल हैज़र्ड ऑफ हॉस्पिटल। कि हॉस्पिटल में ऐसी कौन कौन से हैज़र्ड्स हो सकते हैं या ऐसे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और उनसे हमें कैसे बचना है। क्योंकि हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस है, मतलब एक पेचीदा सी जगह है जहाँ पर हर तरह के डिपार्टमेंट है और हर तरह की मेडिकल डिवाइसेस मौजूद हैं। हर जगह पे सर्जरीज परफॉर्म हो रही हैं, हर चीज़ ऑपरेट हो रही है, मतलब सारी काम एक जगह पे ही हो रही हैं। तो यहाँ पर बहुत से हैज़र्ड्स हो सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मेडिकल इक्विपमेंट हैज़र्ड। सबसे पहले इसका पॉइंट है मूविंग पार्ट्स। ऐसी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही हैं, जैसे बेड जा रहे हैं, स्ट्रेचर्स जा रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस से जा रहे हैं। तो आप क्या करें, आप जब इनको ऑपरेट कर रहे हैं तो अगर आप इनको प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा। एक तो आपको चोट लग सकती है या फिर आपको कोई इंजरी आ सकती है। दूसरा इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड, आपकी कोई मेडिकल डिवाइस में प्रॉब्लम हो गई है या फिर आप उसको प्रॉपर्ली मेंटेन या प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करें, तभी आपको उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की वजह से शॉक लग सकता है या फिर कोई इंजरी आ सकती है। पेशेंट हैंडलिंग इक्विपमेंट, जैसे कि पेशेंट जो चीज़ें खुद हैंडल करें। मैनुअल लिफ्टिंग ऑफ पेशेंट आर यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स कैन रिजल्ट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज ऑफ फॉर हेल्थ केयर वर्कर। अच्छा जी, अब पेशेंट को लिफ्ट करने के लिए कोई भी डॉक्टर या कोई नर्स खुद अपने मसल्स का इस्तेमाल करेगी और वो पेशेंट को डील करना या हैंडल करना मुश्किल हो जाए तो वो उसको मसल्स में चोट आ सकती है या फिर उनको कोई इंजरी खुद आ सकती है। तो कोशिश करें लिफ्टिंग या डिवाइसेस का यूज़ करें, खुद ब खुद इस तरह के काम ना करें। बेड रेल्स क्या होती हैं, साइड सपोर्ट्स होते हैं या फिर बेड का फ्रेम होता है, जिससे ये होता है कि आपका जो पेशेंट होता है बेड पे से नीचे नहीं गिरता और वो क्या होता है, वो एक जगह पे एडजस्ट रहता है। व्हील चेयर एंड मोबिलिटी एड्स। व्हील चेयर्स क्या होती हैं बेटा, जो जिस पे मरीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अगर वो जगह स्मूथ ना हो, नीचे से अनइवन हो, तो आप मरीज़ को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और आपका भी और मरीज़ का कोई एक्सीडेंट हो सकता है। व्हील चेयर को क्या करें, प्रॉपरली यूज़ करें और एक मखसूस एरिया में यूज़ करें और ठीक तरीके से यूज़ करें। दूसरा है डोर एंड एंट्रेंस। कुछ जब बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं या मॉल्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं। अगर वो डोर खुद ब खुद क्लोज़ हो जाते हैं तो आपको कोई इंजरी आ सकती है या कोई हादसा पेश आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि डोर हिंग्स एंड क्लोजर पुअरली मेंटेन एंड इम्प्रॉपरली एडजस्टेड डोर्स मैकेनिज्म कैन लीड टू फिंगर इंजरी से। अब कुछ आप होते हैं डोर जो कि सेंसर से काम करते हैं, वो सेंस करते हैं आपके पाँव को या हाथ को या किसी चीज़ को, तो वो खुल जाते हैं। कई बार ये होता है कि आपकी उसमें हाथ भी आ सकता है और आपको इंजरी हो सकती है। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। अच्छा जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्या होता है, वेंटिलेशन सिस्टम होता है बड़ा सा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है या फिर इन्वर्टर लगा हुआ होता है जो कि सर्दियों में ऑन किया जाता है। ये क्या होते हैं, बिल्डिंग नहीं होते, ये आप एक जगह से दूसरी जगह इनको मूव कर सकते हो। तो इनकी वजह से क्या क्या ख़तरे आ सकते हैं कि अगर आप इनको हर साल या 6 महीने बाद इनको मेंटेन ना करें तो बाद में इलेक्ट्रिक शॉक या फिर शॉर्ट सर्किट का कोई इशू आ सकता है। मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट, अगर आप इनको मेंटेन करते हुए कोई पावरफुल टूल यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कोई इंजरी आ सकती है। इसका मकसद मतलब ये है कि आप उसको इम्प्रॉपरली यूज़ करें या फिर आपको उनसे डील करने का तरीका नहीं आता। अगर आप कोई चीज़ मेंटेन करने के लिए लैडर्स का यूज़ कर रहे हैं या लैडर्स की जैसी ऊंचाई पे जाने वाली कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उस दर से गिर के भी क्या हो सकता है, आपको चोट आ सकती है। अच्छा जी, घर में यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, जैसे कि फ्लोर क्लीनिंग मशीन। आजकल डिवाइस ऐसे आ गई हैं कि आप अपने फ़र्श साफ़ करना हो तो वो खुद ब खुद ही फ़र्श साफ़ करने के लिए छोटे छोटे आए हुए हैं। तो उनको अगर हम प्रॉपर्ली यूज़ ना करें तो तब भी हमें कोई हादसे का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है ट्रैश कंपैक्टर। अच्छा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है, छोटे छोटे डस्टबिन नहीं होते, आप क्या करते हो, कोई बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, आप एक ट्रैश कंपैक्टर होता है, एक डब्बा सा बना हुआ है या फिर एक मशीन बनी हुई है, उसके अंदर आप रख देते हैं। तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करेंगे तो आपको भी चोट आ सकती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन. Construction hazard. During construction and renovation activities, they hazard such as falling object, exposing wire and uneven surfaces. अच्छा जी, आप की हॉस्पिटल में कोई कंस्ट्रक्शन जा रही है, वहाँ पर कोई चीज़ नीचे गिर सकती है, वायर की वजह से करंट लग सकता है, या फिर कोई ऐसी सरफेस है जो कि अनइवन है, आप लोग गिर भी सकते हैं. फूड सर्विसेज, किचन अप्लाइंसेज, इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल किचन सच एज स्लाइसर, ग्राइंडर कैन पोज कटिंग एंड क्रश हैजर्ड. तो आप अगर स्लाइसर और ग्राइंडर का ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको चोट आ सकती है, आप उंगली वगैरह कर सकती है. एलिवेटर, एस्केलेटर. एलिवेटर क्या होते हैं, जिसको हम लिफ्ट्स कहते हैं. एस्केलेटर वो सीढ़ियों जो बनी हुई होती हैं जिससे हम ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं. एक तो उससे हमें नीचे के गिरने का खतरा होता है, या फिर कभी कभी एलिवेटर बंद भी हो जाता है, उसमें हम फंस जाते हैं. लॉन्ड्री इक्विपमेंट. लॉन्ड्री इक्विपमेंट क्या होगा, आपकी जब हॉस्पिटल की अपनी लॉन्ड्री होती है, तो इसमें ये एक तो लॉन्ड्री बहुत बड़ी होती है, इसके अंदर बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन लगी हुई होती हैं और वो ऑटोमेटिक होती हैं, जिनको यूज़ करने के लिए हमें स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा और कौन सा हैज़र्ड होता है, हीट हैज़र्ड या फिर हीट. इसका सबसे पहला पॉइंट है हीट स्ट्रेस. अगर आप हाई टेम्परेचर में हैं, मतलब सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा देर से हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप, या फिर आप कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, घबरा सकते हैं, या फिर आपको हीट स्ट्रोक आ जाएगा. आपको कैसे सिम्टम आएंगे बेटा, डिजीनेस, वीकनेस, नोज़िया या फिर कन्फ्यूजन, मतलब आप पागल हो सकते हैं. तो आप उसको कैसे मैनेज करें, एक तो अपनी फ़िज़िकल कंडीशन को मॉनिटर करते रहें, आपको आएगा कोई इलनेस तो नहीं फील हो रही, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, या फिर 15 से 20 मिनट के बाद पानी पिएं, और अपनी स्किन को बर्न होने से बचाने के लिए सनस्क्रीन यूज़ करें, और वो सनस्क्रीन क्या होना चाहिए, हर 2 घंटे के बाद रीअप्लाई करें मुंह धोने के बाद, और लाइट कलर के कपड़े पहने और लूज़ फिटिंग पहने, और क्या करें बेटा, अच्छी खुराक खाएं ताकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहें. नेक्स्ट है जी बर्न. बर्न का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से जल जाना. अब क्या है, आपको ये हॉट सरफेस को आपने हाथ लगा दिया है, या फिर आपको स्टीम मतलब भाप पड़ी है, या फिर आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, टच किया है, तो प्रॉपर क्या करें, आप प्रॉपर ऐसे कपड़े पहने जिससे आप क्या करें, हीट से बचे रहें, बर्निंग से बचे रहें. हीट रेजिस्टेंट ग्लव पहने जहाँ पर हीट पास नहीं कर सकती, और क्या करें, ऐसी जगहों पे जाने से बचें. दूसरा है डिहाइड्रेशन. अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, या फिर आपका फ्लूइड इनटेक कम हो गया है, और या आपकी सीज़न या फिर ऐसे माहौल में टेम्परेचर के हिसाब से क्या है, आपको बार बार प्यास भी लग सकती है. तो अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो आप क्या करें, आप फुली हाइड्रेट रहें, पानी प्लेंटी में पिएं, और अपनी जो भी स्केड्यूल के हिसाब से प्रॉपर टाइम रखें, या अलार्म लगा लें कि हमने इतने बजे इतना पानी पीना है. सन एक्सपोजर क्या होता है कि सन में क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं. आप ज़्यादा उसमें रहेंगे तो आपकी एक तो स्किन बर्न हो जाएगी, जिसको सन बर्न बोला जाता है. दूसरा है स्किन डैमेज होगी और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा. तो सबसे पहले क्या करें, सनस्क्रीन लगाएं. दूसरा, अपनी अच्छे कपड़े पहने. अच्छे कपड़े से मुराद ये है कि लाइट कलर के कपड़े पहने बजाय के डार्क कलर, क्योंकि डार्क कलर क्या करती हैं, रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करते हैं. स्केड्यूल आउटडोर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग नॉन पीक सन आवर्स. और क्या करें, कोशिश करें कि शाम को घर से बाहर निकलें जहाँ जब सूरज की रोशनी क्या हो, कम हो जाए. नेक्स्ट है हॉट वर्क इन्वायरमेंट. सर्टन ऑक्यूपेशन सच एज फाउंड्री वर्क, वेल्डिंग एंड फायर फाइटिंग इन्वॉल्व एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर. अच्छा जी, आपके अगर ऐसा शोबा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हॉट वर्क करें, हॉट वर्क मतलब आप बहुत सी इलेक्ट्रिकल चीज़ों से डील कर रही हैं, या फिर ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है और आपका एक्सपोजर बहुत प्रोलॉन्ग हो गया. एडिकेट वेंटिलेशन, मतलब वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, गर्माइश नहीं होनी चाहिए. फ्रीक्वेंट ब्रेक, आपको बार बार क्या होना चाहिए, ब्रेक लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी क्या हो, टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर से क्या हो, आपको यहाँ तो हीट स्ट्रोक हो, या फिर आपको कहीं बर्निंग हो. तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब कि पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए.
नेक्स्ट है लाइट हैज़र्ड। लाइट हैज़र्ड की वजह से क्या हो सकता है, सबसे पहला आई स्ट्रेन आ सकता है। आई स्ट्रेन का मतलब ये है कि आपकी आँखें जो हैं, यहाँ आपकी आँखें ब्राइट लाइट से जब ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहेंगी, या जैसे कि हम लोग स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी आँखों में क्या आ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें प्रॉपर लाइट को डिज़ाइन करना है कि यहाँ मखसूस रोशनी ऐसी होनी चाहिए जो कि डायरेक्ट हमारी आंखों में ना पड़े। दूसरा है कि हमें रेगुलर ब्रेक्स। अच्छा, इसके लिए एक रूल होता है कि 20 सेकंड आप स्क्रीन को देखें, 20 सेकंड आप बाहर देखें और 20 सेकंड आप फिर दोबारा से उस जगह को देखें। तो आपकी आंखों में डायरेक्ट आंखों में लाइट नहीं जाएगी, ना ही हमें फ़ोटोफोबिया या फ़ोटो सेंसिटिविटी होगी। जैसे ग्लेयर, ग्लेयर कहते हैं चमक को। जब अचानक से आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल डिस्कम्फर्टेबल हो जाती हैं और आपको चीज़ें नज़र आना बंद हो जाती हैं। तो आप क्या करें, एंटी ग्लेयर कोटिंग आप इस तरह की ग्लासेस पहनें जो कि क्या करें, आपको डायरेक्ट आँखों को जो ध्यान ना दे। दूसरा, प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ लाइट। आप अपनी बॉडी की पोजीशन को ऐसे रखें ताकि आपको लाइट सामने से ना पड़े, और विंडो को कवर करके रखें। दूसरी है, नेक्स्ट है जी यूवी रेडिएशन। Natural sunlight and artificial source like welding arc or UV lamps, use of UV blocking eyewear and limit direct exposure। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेचुरल सनलाइट में हैं तो उसमें क्या होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होंगी। तो कोशिश करें क्या पहने, आईवीयर मतलब ग्लासेस का यूज़ करें, और बाहर जाने की जो औकात कर रहे हैं उनको कम कर दें।